हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने परिवार गोल्डन एजुकेशन हब पर। देखिए साथियों, हमारा जो सेशन है वो कई दिनों से जो पिछले कुछ दिनों से हम नहीं ले पाए थे, तो उसका भी कुछ ऐसे ही कोई रीजन था, तबीयत वगैरह ठीक नहीं होने की वजह से। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और अपना जो कक्षा 6 का रिवीजन हमारा चल रहा था, रीड के बेसिस पे हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसको इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि इसका जो लास्ट अध्याय है वो है अध्याय नंबर 8। और अध्याय नंबर 8 में क्या है कि अध्याय नंबर 8 के बारे में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत यानी हम राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो बातें हैं, वो जो मुख्य किताबें हैं उनका रिवीजन हम कर रहे थे। तो आज का जो हमारा अध्याय नंबर है वो रहेगा अध्याय नंबर 8, और ये इस क्लास का जो लास्ट अध्याय है, इस किताब का जो लास्ट अध्याय है वो रहेगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी इस अध्याय का ये नाम है कि भारत का हम अध्ययन करेंगे और भारत के अंदर हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, जिससे भारत की जलवायु क्या है, वनस्पति क्या है तथा जो वन्य प्राणी है वो कौन कौन से रहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, जैसे सबसे पहले हम देखें, अगर हम मौसम के बारे में देखें, सबसे पहले अगर हम मौसम के बारे में देखें तो मौसम क्या है, यानी मौसम है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम। यानी एक तरह से हम देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है और इसके अंतर्गत जो डे बाय डे जो चेंजेस होते रहते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मौसम कभी गर्म भी होता है तो कभी ठंडा भी होता है, यानी कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है तो कभी उमस होती है, यानी तरह तरह का जो चेंज है वो इसमें होते रहते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। अब साथियों, इसके बाद में अगर हम देखें, आगे बात करें तो मौसम को किन किन आधार पर देखा जाता है, यानी मौसम है वो किस तरह से होते हैं, और इसी हिसाब से मौसम को देखते हुए जो अलग अलग ऋतुएं हैं उनका डिवाइडेशन किया हुआ होता है। तो जो शरद ऋतु होती है वो कब होती है, यानी शरद ऋतु के बारे में अगर हम देखें तो शरद ऋतु है वो दिसंबर से फरवरी तक। शरद ऋतु कब तक होती है, दिसंबर से फरवरी तक शरद ऋतु होती है। फिर उसके बाद में हम देखें, मार्च से मई तक हम देखें तो गर्मी होती है, और जून से सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है उस समय क्या होता है, बरसात होती है। क्योंकि जो एक तरह से हम देखें कि जैसे मान लीजिए ये इस तरह से जो दक्षिण पश्चिम ये जो दिशाएं हैं, इस तरह से जो मानसून आता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु। यानी इस तरह का जो मानसूनी मौसम होता है उसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु। और अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है कि मानसून है वो वापस लौट जाता है। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि मानसून है वो इस तरह से वापस लौट जाता है, और लौटता हुआ मानसून एक तो तमिलनाडु में और एक आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जाता हुआ मानसून है वो यहाँ पर वर्षा करता है, जिसे हम कहते हैं शरद ऋतु। फिर उसके बाद में देखते हैं साथियों, नेक्स्ट हम देखें, अब देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे शीत ऋतु किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शीत ऋतु किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि शीत ऋतु क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो इसमें क्या होता है कि ठंडे मौसम में जो सूर्य होता है, यानी यहाँ पर जैसे मान लो मैं सूर्य बना दूं, तो सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या होता है, सीधी नहीं पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ठंड होती है। तो उसे हम कहते हैं शीत ऋतु। समर यानी ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें हैं वो अधिकतर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी। यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है, और बहुत ज्यादा जो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है इस मौसम में, तो इसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीजन हम देखें तो उसे कहते हैं रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु। रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, गर्मी के बाद में जब वर्षा होती है तो उस समय क्या होता है कि उस ऋतु को हम वर्षा ऋतु का नाम दे देते हैं। और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में एंटर करता है, और फिर उसके बाद में वो उस मानसून से हमारे जो देश है उसमें वर्षा होती है, जिससे क्या होता है, वर्षा ऋतु में जो वार्षिक जो फसलें होती है उनकी बुआई कटाई वगैरह है वो इसमें होती है। और मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि जो लौटता हुआ मानसून है वो लौटता हुआ मानसून क्या करता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करके जाता है।
उसके बाद में देखिए साथियों, एक और क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म शुष्क हवाएं चलती है, गर्म शुष्क हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क हवाएं, ये जो गर्म शुष्क हवाएं चलती है, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्षा का मौसम में क्या होता है, यानी ये वो समय होता है कि जो मानसून है वो आगे बढ़ता जाता है, ये मानसून के आगे बढ़ने का समय होता है, तथा इस समय बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से जो हवाएं हैं वो स्थल की ओर बहती है। यानी एक तरफ हम देखें कि भारत के मैप में अगर हम देखें तो एक तरफ इस तरह से, अगर भारत के मैप में हम देखें तो इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरेबियन ओशियन है। तो यहाँ से जो हवाएं होती है वो स्थल की ओर बहती है। तो इस तरह से हवाओं का स्थल की ओर बहने से क्या होता है कि भारत में जो मानसून है उसकी एंट्री होती है। और जब ये पवने पहाड़ों से जब टकराती है तो पहाड़ों से टकराने के कारण वहां पर क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण ये पवने हैं वो आगे नहीं जा पाती है, और यही जो हमारा उत्तर का मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा ये कर देती है। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट में क्या होगा? शरद ऋतु या मानसून के वापस लौटने का समय। मानसून का जो वापस लौटने का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? शरद ऋतु। तो इस समय क्या होता है कि जो पवन होती है, इस समय जो पवन होती है वो क्या करती है? जैसे मान लीजिए ये इस तरह से मैंने आप भारत का जो मैप है वो बनाया है, इसमें हम देखें कि जो ये स्थलीय भाग होता है, यहाँ से पवने हैं वो वापस लौटने का समय होता है। तो ये स्थलीय भागों से लौटकर कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी की ओर ये पवने बहती है, और लौटता हुआ मानसून है वो इस इलाके में ज्यादा वर्षा करता है, और यह मानसून के लौटने का समय होता है। तो भारत के दक्षिणी भागों में, यानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि विशेषकर भारत के जो दक्षिणी भाग है, ये वाले भाग है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और इसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए जलवायु। अब देखिए आगे हम देखते हैं जलवायु, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ सही कर लीजिए। जलवायु किसे कहते हैं? कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो औसत दशा होती है उसे ही क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान पर मापी गई औसत दशा, किसी स्थान पर मापी गई औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को अगर मोटे तौर पर हम देखें तो भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और जो ये मानसून शब्द है, यानी मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द है, ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया हुआ है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। और अरबी भाषा के भी कौन से शब्द से? मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण, यानी अगर हम देखें एक तरह से, हम जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी मैंने बनाई, ये मैंने इक्वेटर ड्रॉ कर दी, यहाँ पर मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर दी, और यहाँ पर मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ये बना दी। तो ये बीच का जो ये क्षेत्र होता है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत की स्थिति होने के कारण भारत में क्या होता है कि अधिकतर वर्षा है वो मानसूनी पवन से ही होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि भारत है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, और भारत में कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि भारत में जो मानसून आता है उसी से वर्षा होती है। और इसका ये रीजन है कि उष्ण कटिबंध में होने के कारण भारत में जो वर्षा है वो मानसून पर निर्भर करती है, और मानसून आने पर वर्षा होती है, और जो कृषि कार्य है वो भी मानसून पर ही निर्भर होता है। एक अच्छे मानसून का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब समय पर वर्षा होना, अच्छी फसलें होना, तो इसे हम क्या कहते हैं? अच्छे मानसून के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें, अगर हम किसी भी स्थान की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी स्थान की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें, तो किसी भी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखना, किसी भी स्थान की जलवायु किस पर डिपेंड करती है? स्थान की स्थिति। सबसे पहले हम देखें स्थिति, फिर उसके बाद में ऊंचाई, समुद्र से दूरी, यानी स्थिति ऊंचाई, यानी किसी भी स्थान की ऊंचाई, स्थिति या उसकी समुद्र से दूरी है, इस पर ये निर्भर
करती है। फिर उसके बाद में देखें कि भारत की जलवायु में हमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर है, बीकानेर है, ये बहुत गर्म स्थान है। जबकि हम बात करें जम्मू कश्मीर की तथा द्रास एवं कारगिल की घाटियों की बात करें तो वहां पर बर्फीली ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जान चुके हैं कि जलवायु किस पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की स्थिति ऊंचाई या उसकी समुद्र से दूरी के ऊपर निर्भर करती है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? यानी घास, झाड़ियां तथा पौधे। यानी इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे मान लीजिए घास, झाड़ियां, घास, झाड़ियां तथा पौधे, घास, झाड़ियां तथा पौधे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना, यानी मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उपजे हुए जो पौधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी इसमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। अगर मनुष्य की जिसमें सहायता ले ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम वनस्पति कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए वनों का महत्व है। तो वनों का महत्व स्टूडेंट सभी आप जानते हैं कि वनों का महत्व यानी वनों से हमें कंद, मूल, फल, लकड़ी यानी एनी सभी चीजें हैं वो हमें किससे प्राप्त होती है? वनों से हमें प्राप्त होती है। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी है, चारा है, जड़ी बूटियां है, लाख है, जो चूड़ियां बनाई जाती है, लाख है, शहद है, गोंद है इत्यादि। यानी सभी चीजें और तो और कीमती, यानी हम जो जीने के लिए हमें अपनी लाइफ जीवन जीने के लिए हमें जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी हमें किससे मिलती है? वनों से ही मिलती है। तो सेव लाइफ सेव ट्री, यानी ये एक तरह से सभी के ये होना चाहिए कि वनों को किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं। फिर देखिए साथ ही उसके बाद में अगर हम देखें वन्य प्राणी, वनों का महत्व ये हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, जैसे मान लीजिए सभी जानते हैं क्योंकि जैसे कक्षा 3, कक्षा 4 में ये सब चीजें तो नॉर्मली सभी बच्चों को बताई जाती है। तो हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? टाइगर है। नेशनल बर्ड हम देखें तो क्या है? पिकॉक है। और स्नेक स्पीसीज, यानी हमारा जो देश भारत है इसमें अगर स्नेक स्पीसीज के बारे में हम देखें तो कोबरा और क्रेट, ये दो जो सर्प है, ये सर्प का मतलब एक तरह से देखें बहुत ही विषैली प्रजाति होती है। ये ऐसा स्नेक होता है कि ये किसी भी मनुष्य को काट लेता है तो सीधा उसके हार्ट पर अटैक करता है और हार्ट पर अटैक करने की वजह से उसकी मौत निश्चित हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें वन्य जीव सप्ताह है। यानी ये जो वन्य जीव सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह है वो क्यों मनाया जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें, वन्य जीव सप्ताह के बारे में अगर बात करी जाए तो इसमें जानवरों को क्योर करने के लिए, यानी जानवरों को क्योर करने के लिए वन्य जीव सप्ताह है वो मनाया जाता है। यानी एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा जो सप्ताह होता है वो जानवरों के नाम कर दिया जाता है और इस तरह से जो जानवर है इनको क्योर किया जाता है। अब हम देखें वन्य जीवों को संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम जैसे जन जागरूकता फैलाकर हम क्या करते हैं? वन्य जीवों को बचा सकते हैं और इसी प्रकार से हम इसमें पूरा सहयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए आगे, अब देखते हैं यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो वन है, जो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, उन पर हम किस तरह से डिपेंड करते हैं। यानी हमें वनों से क्या क्या लाभ है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, वनों से कौन सी हमारी जरूरतें पूरी होती है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से औषधि है, यानी हाउस होल्ड जो भी चीजें होती है वो सभी हमें यहाँ से, स्पोर्ट्स है, मतलब इन्हीं सभी चीजें एनीथिंग्स, जब जो जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो सभी हमें वनों से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं साथियों नेक्स्ट है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है। इसमें क्या है, एक तरफ स्टेट का नाम है और एक तरफ उसकी कैपिटल है, तो इसमें आप देख सकते हैं और फिर इनको अपना विकल्प है वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि सेशन सभी को पसंद आया होगा। और अगर हम बात करें वन्य प्रवासी पक्षियों की, अगर हम बात करें प्रवासी पक्षी कौन से पक्षी होते हैं, ऐसे पक्षी जो दूसरे देशों से हमारे भारत के अंदर आते हैं। उनमें अमोर फाल्कन हो गया, आर्टिक टर्न हो गया, रोजी पेलिकन हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, ब्लैक टेल्ड गोडबिट हो गया और ये नवरंग पक्षी हो गया। तो ये इतनी सारी प्रवासी पक्षी है वो हमारे भारत में आते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि सेशन सभी को पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल को पहली बार देख रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा, सभी को पसंद आया होगा।
तो सभी साथी एक बार फिर से आप क्या करें, अपने इस परिवार को है वो इसी तरह से आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाएं और पूरी तरह से सहयोग करें। और आई होप आपको समझ में आया होगा और अगले जो नेक्स्ट क्लास है उसमें